अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि एक ऐतिहासिक शांति संधि बंद दरवाजों के पीछे अंतिम रूप ले रही है। जैसे ही खुफिया जानकारी से राष्ट्रपति के परिवार के सदस्यों की हत्या की एक बेताब ईरानी साजिश का खुलासा हुआ, जो उनके मारे गए कमांडर का बदला लेने के लिए थी, व्हाइट हाउस ने अचानक सैन्य छुट्टियां रद्द कर दी और एक आसन बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बम गिरने के बजाय ईरानी शासन के अंदर से एक चौंकाने वाला शांति प्रस्ताव लीक हो गया है। खबरों के अनुसार ईरान उच्च संवर्धित परमाणु भंडार सौंपने और होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने को तैयार है, लेकिन फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि यह एक जाल है। आइए जाने कि नया समझौता क्या है, ईरानी लोग इसका जश्न क्यों मना रहे हैं और अमेरिका में लोग शांति को लेकर क्यों सतर्क हैं। आइए देखें कि यह सप्ताहांत कैसे शुरू हुआ, क्योंकि वॉशिंगटन पहले ही जोर देकर संकेत दे रहा था कि कुछ होने वाला है, इससे पहले कि शांति शर्तें सार्वजनिक हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रहने के लिए अपने परिवार की शादी छोड़ दी, जिससे लोग सोचने लगे कि इसका क्या मतलब है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मेमोरियल वीकेंड के लिए अमेरिकी सैन्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका शायद सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। पेंटागन से रिपोर्टें मिल रही थी कि हमले की योजनाएं तैयार की जा रही थी ताकि समझौता न होने पर राष्ट्रपति के पास विकल्प हों। शुक्रवार को खबर आई कि ईरान ट्रंप के परिवार के सदस्यों की हत्या की कोशिश कर रहा था। ये ट्रंप द्वारा कासिम सुलेमानी की हत्या के बदले में था, जो ईरानी कमांडर थे जिन्हें ट्रंप ने 2019 में मार गिराया था। इस रिपोर्ट को सुनिए। ट्रंप कथित तौर पर हत्या की साजिश का निशाना बने, जिसमें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक संदिग्ध आतंकवादी शामिल था। पिछले हफ्ते हिरासत में लिए गए प्रशिक्षित इराकी नागरिक ने इवांका को मारने की धमकी दी थी और उसके पास उनके फ्लोरिडा घर का नक्शा था। ये ईरानी सैन्य प्रमुख कासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में था। एक सूत्र ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि संदिग्ध ने कहा, हमें इवांका को मारना है ताकि ट्रंप के घर को उसी तरह जला सकें जैसे उसने हमारा जलाया। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार आतंकवादी संदिग्ध कई अमेरिकी और यहूदी ठिकानों पर हमलों के पीछे रहा है। उसे गिरफ्तार किया गया और कई आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और तो यही पृष्ठभूमि है। दुनिया फिर से हमलों के लिए तैयार थी, लेकिन इसके बजाय शनिवार को यानी कल हमें 3 ईरानी अधिकारियों ने मूल रूप से यह पुष्टि की कि एक समझौता हुआ है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और इस समझौते के विवरण की किसी ने पुष्टि नहीं की है। अब इन सभी विवरणों में जाने से पहले हमें सबसे पहली बात जो समझनी है वह यह है कि जो भी विवरण हमें सुनने को मिल रहे हैं वे सभी तेहरान से आ रहे हैं। ये अहम है क्योंकि ईरान नैरेटिव पर नियंत्रण रखना चाहता है और व्हाइट हाउस भी उसे ऐसा करने दे रहा है क्योंकि वहां से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। तो जब आप ये सारे शब्द सुनते हैं, याद रखिए ईरान का झूठ बोलने का लंबा इतिहास है और वे बहुत झूठ बोलते हैं। सिर्फ इस चैनल ने शॉर्ट्स पर ईरानी झूठ, गलत जानकारी और AI इमेजरी को डिबंक कर लाखों व्यूज लिए हैं, जिससे लगता है वे जीत रहे हैं। मैं तो इसे नजरअंदाज कर देता। असल में मैं बहुत सी चीजें जो ईरानी मीडिया दिखाता है उन्हें नजरअंदाज कर देता हूँ। इस बार हमारे पास पूर्व कैबिनेट अधिकारी, मौजूदा सीनेटर और राजनेता है जो इस डील पर सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। तो इस लीक में निश्चित रूप से कुछ सच्चाई है। हमें नहीं पता कि यह पूरी कहानी है या सिर्फ इसका एक हिस्सा है। लेकिन पहले चलिए शर्तों के बारे में जानते हैं और फिर बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन फिर भी चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की है कि बातचीत चल रही है। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग सभी मध्य पूर्वी नेताओं से बात की है और समझौते पर काफी हद तक बातचीत हो चुकी है। बस अंतिम रूप अमेरिका और ईरान के बीच दिया जाना बाकी है। अब ये एक ऐसी बात है जो महत्वपूर्ण हो सकती है। ट्रंप ने इससे पहले कभी भी ईरान को इस्लामी गणराज्य ईरान कहकर संबोधित नहीं किया है। वह उन्हें अक्सर आतंकवादी शासन या ईरानी शासन कहते थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वह थोड़ी ज्यादा औपचारिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद कोई समझौता करीब है या फिर शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। मुझे ऐसा करने की आदत है। फिर भी ट्रंप ने पहली बार ईरान के लिए आधिकारिक शब्दावली इस्तेमाल की है, इसलिए मैंने इसे बताना जरूरी समझा। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों ने पुष्टि की
कि खाड़ी देशों के नेता, खासकर कतर, सऊदी और यूएई के नेता वॉशिंगटन पर किसी तरह का समझौता करने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि वे फिर से युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। खाड़ी देशों ने अभी अभी 2 महीने तक मिसाइलों को रोके जाने, उनके परमाणु संयंत्रों पर ड्रोन हमलों और उनकी तेल संरचना में आग लगने जैसी घटनाओं का सामना किया है। वे नुकसान रोककर होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलना चाहते हैं। जानिए वे किस समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके विवरण देखिए। 3 ईरानी अधिकारियों के अनुसार ईरान ने एक समझौता ज्ञापन पर सहमति दी है, जिससे सभी लड़ाइयाँ, जिसमें लेबनान भी है, रुकेंगी और होर्मुज जलडमरू मध्य फिर खुलेगा। अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटेगी, वाणिज्यिक आवाजाही निर्बाध रहेगी। ईरान ने ट्रांजिट शुल्क नहीं लेने पर सहमति दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमाणु मुद्दा, यानी इस युद्ध के शुरू होने का मुख्य कारण, उसे एक अगली वार्ता के लिए टाल दिया जाएगा, जो इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के 30 से 60 दिनों के भीतर होगी। और इन सब के ऊपर ईरान कह रहा है कि उसे 25 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्ति मिलेगी, जो इस समझौते के बाद इस्लामी गणराज्य को जारी कर दी जाएगी। ये वही शर्तें हैं जिन्हें ईरान समझौते का हिस्सा बता रहा है। और अगर ये सच है तो ये काफ़ी शर्मनाक होने वाला है, क्योंकि सोचिए, ईरान वास्तव में जो एकमात्र चीज़ छोड़ रहा है वह है होर्मुज जलडमरू मध्य। वे इसे फिर से खोलने जा रहे हैं। वे अपने आतंकवादी हमले रोकने जा रहे हैं और बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिल रही है। साथ ही उसे 25 अरब डॉलर भी मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें अभी किसी भी परमाणु मुद्दे पर वास्तव में कोई बातचीत नहीं करनी है। यह जानकारी ईरान से आ रही है, इसलिए इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ईरानी अधिकारी तुरंत और सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने लगे। देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बयान जारी किया और वास्तव में यह एकमात्र आधिकारिक बयान था जो शनिवार को सामने आया था। पोस्ट में लिखा है, रोमन सोच में रोम दुनिया का निर्विवाद केंद्र था। फिर भी ईरानियों ने उस भ्रम को तोड़ दिया जब मार्कस जूलियस फिलिप्पुस ने फारस के खिलाफ पूर्व की ओर कूच किया। यह अभियान रोमन जीत में समाप्त नहीं हुआ। यह संधि सैनहेड्रिन की शर्तों पर हुई थी और सम्राट को समझौता करना पड़ा। मुझे लगता है यह उनका अप्रत्यक्ष तरीका था कहने का कि शांति समझौता होने वाला है, और यही दिलचस्प है। ये चित्र पूरी तरह किसी और चीज की ओर इशारा कर रहा है। यही चित्र वास्तव में 2060 ईस्वी में हुई एक युद्ध के बारे में बता रहा है, जबकि पाठ उससे लगभग 16 साल पहले हुए युद्ध का जिक्र कर रहा है। अब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि चित्र ईरानी विरोधी की हार के बारे में बता रहा है, जबकि पाठ केवल बातचीत से हुए एक समझौते की बात कर रहा है। ईरान दोहरा संदेश दे रहा है। वो कह रहा है कि उसने युद्ध जीत लिया, जबकि हकीकत अलग है। इससे पहले कि हम अमेरिकी पक्ष की जानकारी देखें, जानते हैं कुछ लोगों की प्रतिक्रिया। माइक पोम्पेओ, पूर्व विदेश मंत्री को देखिए। उन्होंने कहा, अगर ये शर्तें सही हैं तो अमेरिका को तुरंत युद्ध फिर से शुरू कर देना चाहिए। अब तक की उपलब्धियों को छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। फिर हमारे पास सीनेटर रोजर विकर्स थे। वह सशस्त्र सेवाओं पर वरिष्ठ सीनेटर है। उन्होंने इस समझौते को आपदा बताया, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मिली उपलब्धियों को खत्म कर देगा। फिर हमारे पास सीनेटर लिंडसे ग्राहम भी थे, जिन्होंने वही बात कही, और साथ ही सीनेटर टेड क्रूज ने भी वही संदेश दोहराया। यहाँ 2 बातें ध्यान में रखने वाली है। मैं आपसे ईरान से आ रही जानकारियाँ इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि यह ईरानी प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ उच्च स्तरीय उच्च पदस्थ अधिकारी है जो इस समझौते को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और शायद प्रशासन पर सार्वजनिक रूप से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इस तरह की किसी चीज को स्वीकार न करें। यह भी ध्यान दें कि इन सभी सीनेटरों और पूर्व अधिकारियों के पास शायद असली विवरण नहीं है। वे भी उन्हीं रिपोर्टों पर निर्भर हैं जो आप और मैं देख रहे हैं। संभव है कि असली विवरण पढ़ी गई बातों से अलग हो, लेकिन मुझे इसे साझा करना जरूरी लगा। अब जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो हमें अमेरिकी पक्ष से और विवरण मिले। देखिए, व्हाइट हाउस के एक व्यक्ति ने गुमनाम रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की, जिसने सबसे पहले इस समझौते की ईरानी शर्तें उजागर की थीं। रिपोर्ट के अनुसार 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि समझौते में ईरान का उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार छोड़ने का
वादा शामिल है। अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया कि ईरान इसे कैसे छोड़ेगा। ये विवरण आगे की बातचीत में तय होंगे, लेकिन यह सामान्य लिखित प्रतिबद्धता कि ईरान यूरेनियम सौंपने को मानता है रूपरेखा में शामिल है। यह समझना आसान है कि ईरानी लोग यह विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब वे इस तरह की किसी चीज पर सहमत होने के करीब थे, जो कि मेरा ख्याल है 1 महीने पहले की बात है, तब तेहरान में IRGC समर्थक बलों और समर्थकों की ओर से सचमुच विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जो शासन समर्थक हैं वे नहीं चाहते थे कि ईरान यूरेनियम छोड़े, इसलिए अगर वे ऐसी किसी बात पर सहमत होते हैं तो उसे गुप्त रखना स्वाभाविक है। लेकिन यही पूरी कहानी है। तो यही पूरी बात है। ईरान सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि यूरेनियम का मुद्दा वे बाद में चर्चा करेंगे। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि ईरान यूरेनियम छोड़ने को राजी है, जबकि दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। कोई झूठ बोल रहा है, और कौन झूठ बोल रहा है इस पर निर्भर करता है कि इसके कुछ बड़े नतीजे हो सकते हैं। अगर ईरान सिर्फ घरेलू जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है तो यह संभालने योग्य है, और शायद अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता। संभवतः समझौता चलेगा, लेकिन अगर अमेरिकी अधिकारी एक ऐसे समझौते को घुमा फिराकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में उतना मजबूत नहीं है जितना वे दावा कर रहे हैं, तो इसका बड़ा असर पड़ेगा, न सिर्फ देश के भीतर, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर होगा, क्योंकि कई सहयोगी देश अमेरिका पर निर्भर है। वे शायद अभी अमेरिका की गतिविधियों पर ध्यान देंगे। और जैसे ये सब पहले से ही काफी बुरा और उलझन भरा था, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है, और उस बयान में मूल रूप से कहा गया है कि देखिए, अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, और ये याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मुख्य मध्यस्थ है। कई लोग पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं कि वह मध्यस्थ के रूप में असफल रहा, लेकिन दोस्तों, मध्यस्थता करना बहुत मुश्किल है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश की थी और हमें कोई सफलता नहीं मिली। तो अगर पाकिस्तान इन वार्ताओं को सफल बनाने में असफल भी हो जाता है तो यह कुछ हद तक अपेक्षित ही है। एक चीज जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता वो ये है कि पाकिस्तान ईरान के एजेंट की तरह काम करे, जैसा कि ओमान इस युद्ध के शुरू होने से पहले कर रहा था। ये पाकिस्तान के वार्ताओं की असफलता से भी बुरा होगा, लेकिन फिर भी इस बयान को देखते हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को शांति के लिए उनके असाधारण प्रयासों और आज की उपयोगी टेलीफोन कॉल के लिए बधाई देता हूं। फील्ड मार्शल सईद असीम मुनीर ने इस कॉल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। इन चर्चाओं ने वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए चल रहे शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान किया। पाकिस्तान ईमानदारी से शांति प्रयास जारी रखेगा और जल्द ही अगली वार्ता की मेजबानी की उम्मीद करता है। ऐसा बयान पढ़कर और निश्चित रूप से पाकिस्तान द्वारा पहले जारी किए गए अन्य बयानों को पढ़कर मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में किसी तरह की शांति वार्ता कराने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें सारी सुर्खियां पसंद हैं। पिछली बार जब हमने इस्लामाबाद में शांति बैठक की थी, पूरी दुनिया ने उस शहर पर ध्यान दिया था, इसलिए वे फिर से ऐसा चाहते हैं। लेकिन अगर वे सफल हो जाते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस फिलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही है। मेरा नाम सैम है, अगली बार मिलूंगा। अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 में इस्लामिक क्रांति तक लौटना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सोचिए, क्या हम अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में यही कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ है। अगर आप ईरान के इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, तो इसे जरूर सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।